नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। मोदी सरकार ने आज अपना 2021-22 के लिए बजट पेश किया और इस बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने वर्तमान आम बजट को लोक कल्याणकारी बताया और कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप यह बजट है। कोरोना कालखंड में संसद में केंद्र सरकार का आज का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले इसका स्वागत करता हूं। कोरोना कालखंड में जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। जल जीवन मिशन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, शहरी क्षेत्र को भी इसके साथ शामिल करना और जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ ही शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं, ये सभी स्वागत योग्य हैं। खासतौर पर जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, इसका पार्ट 2 जारी होना। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल का है। देश के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा, ये स्वागत योग्य है। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा, ये ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा। और यही नहीं, बल्कि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो यह सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, यह वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी
का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई सेक्टर जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना। और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया, बल्कि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी और सही तथ्य और सही आंकड़े देश के सामने आते हुए दिखाई देंगे। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को लेकर निशाना साधा सरकार पर। उन्होंने इस बजट पर निराशा जाहिर करते हुए सरकार को घेरा और कहा कि इस बजट ने गरीबों और किसानों को धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बजट में किसानों को कुछ नहीं मिला और कहा कि उद्योग जगत को इस बजट से कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे। नया भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनकी सरकार है तो स्वाभाविक है ये बजट को अच्छा बताएगी, लेकिन उन्हें देखना चाहिए इस राजधानी के आसपास और पूरे देश के किसान धरने पर हैं या कहीं ना कहीं इस धरने से जुड़े हुए किसान हैं। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? जहां तक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सवाल था, लगातार हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उससे ज़्यादा धक्का लगा जीएसटी को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा, और बाजार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो किसान दुखी है। अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिरकार नौजवानों के लिए काम, रोजगार और नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की है? क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तमाम जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं उन्हीं प्रदेशों में किए गए हैं जिन प्रदेशों में चुनाव है। ये बजट निराशाजनक बजट है, दिशाहीन बजट है। और दिशाहीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक समय पर कहती नहीं थक रही थी कि उन्हें अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनानी है। क्या इस बजट से हम कहीं भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास भी पहुंच रहे हों? और फिर जब हम बजट का देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बने। तमाम एक्सप्रेसवे जो प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किए, क्या समय से पूरे हो जाएंगे? क्या उस क्वालिटी से बनेंगे जिस क्वालिटी से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था? तो एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनना था, वो नहीं बन रहा है। मैं तो पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ, न जाने कितनी सरकारें आईं, NHAI बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन क्या GT रोड 4 लेन 6 लेन हो गई है? और उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। देश का आज आम बजट पेश किया गया है। कई सेक्टर्स को राहत दी गई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सतीश महाना जी मौजूद हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं और कितना लाभप्रद रहेगा आम जनता को। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में पहले इस बात को कहा कि हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, भारत बनाना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। ये दोनों बातें इस बजट में परिलक्षित होती हैं। हमारे देश का किसान मजबूत हो, किसानों की आय दोगुनी 2023 तक करने का संकल्प लिया गया। हमारे देश में अपना कुटीर उद्योग हो, लोकल फॉर वोकल की बात करी उन्होंने।
तो वोकल फॉर लोकल की जिस समय बात करी उस समय इंडस्ट्रीज जो कोविड काल के अंतर्गत जिनको कठिनाई हुई और बैंक के द्वारा उनको हैंड होल्डिंग करी गई, बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट में प्रोविजन रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर्गत जिस समय कोविड वैक्सीन की बात आती है, कोरोना वैक्सीन की बात आती है, उसके लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। कैपिटल अकाउंट में पहले रेवेन्यू अकाउंट में ज्यादा पैसा खर्चा होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता था। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर 25% बढ़ाने की जिस समय बात करिए उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट बढ़ने से ग्रोथ होगी, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। तो स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत की परिकल्पना को एक यूनिक भारत आईटी के क्षेत्र के अंतर्गत पूरे दुनिया भर के अंतर्गत हमारा प्रभुत्व जमे, इस प्रकार के जो योजनाएं जो लेकर आए हैं उससे लोगों को लाभ मिलेगा। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई और कई मद पे पैसा भी रखा गया। उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना फायदा होगा इस बजट से? देखिए, उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में प्रगति के पथ के ऊपर आ गया। एक नया उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरे देश और दुनिया के सामने है। वो उत्तर प्रदेश जो लास्ट प्रेफर्ड चॉइस होती थी इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेसमैन के लिए, आज मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस है। आज उत्तर प्रदेश में लोग आना चाहते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का जो एक स्वरूप और कोविड के कारण भी कोविड का मैनेजमेंट, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कोविड का प्रबंधन करके दुनिया में मैसेज दिया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोविड का प्रबंधन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश को मैसेज दिया। 23 करोड़ लोगों की आबादी वाला प्रदेश के अंतर्गत यदि हम यूरोपियन स्टेट जो डेवलप्ड कंट्रीज उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट लाख गुना उनसे बेहतर था और बेहतर है। तो इसके नाते से उत्तर प्रदेश की एक धाक और उत्तर प्रदेश की एक छवि पूरे जो देश में और पूरी दुनिया के अंतर्गत बनी है, उससे उत्तर प्रदेश का लाभ निश्चित रूप से हुआ। सर, बीमा कंपनियों पे 74% का विदेशी निवेश आएगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? 1938 के बाद ऐसा बदलाव देखा जा रहा है, 39% से सीधे 74%। देखिए, वो एफडीआई का इसमें इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत जो माननीय इस बजट में प्रावधान किया गया, निश्चित रूप से कि आम व्यक्ति की सुरक्षा का और विशेष रूप से जिस समय हम संपत्ति की सुरक्षा की बात करते हैं उस समय उसका लाभ मिलेगा। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जो बजट पेश किया गया है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट नहीं है। ये मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये कल ही बोलना चाहते थे लेकिन बजट आने के बाद उन्होंने बोला है। मेरा कहने का भाव ये है कि पूर्वग्रह से ग्रसित होकर कि कुछ भी किसी भी प्रकार का बजट आएगा तो हमने ये बोलना ही बोलना है। तो जो उन्होंने सोचा हुआ था बोलने के लिए बजट आने के पहले, वो उन्होंने बाद में बोला। ना तो उन्होंने बजट देखा, ना बजट की आवश्यकताओं को समझा, ना आम आदमी के साथ उस बजट को जोड़ने के प्रयास किया है। अगर इस बात को देखते और सही तरीके से प्रयास करते, अगर उनको पता लगता कि आज कोविड काल के अंतर्गत कितनी कठिनाइयों के अंतर्गत पूरा देश ने की जनता ने झेला, पूरी दुनिया ने झेला, लेकिन देश ने भी झेला, और उसके कारण जिस प्रकार का प्रबंधन और जिस प्रकार के बजट में व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि ऐसी बात वो कभी भी नहीं कहते। सर, उत्तर प्रदेश सरकार भी 18 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है, जनता को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश का बजट, जैसे मैंने आपको बोला, उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ के ऊपर अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, हमारा पहली सरकार बनते ही पहले हमारे कैबिनेट में किसानों के ऋण माफ की बात करी गई थी। उस समय लोग कहते थे कि कहां से पैसा आ जाएगा, 36,000 करोड़ रुपए का पहले, और उसके बाद साइमल्टेनियसली जो विरासत में हमारे को 1,20,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढे पर मिली थी, आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सड़कों पर गड्ढा नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। आज हम कह सकते हैं कि बिजली 24 घंटे शहरों में आ रही है और 18 से 20 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है। आज कह सकते हैं कि किसान को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई, चाहे सिंचाई से संबंधित हो चाहे बिजली से संबंधित तो नहीं है। तो इसी बात को और सुदृढ़ करने के लिए, विकास के पथ को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश का बजट जनता के सामने आएगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप थे औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि विपक्ष के पास कुछ कहने की वजह नहीं है, बजट अच्छा है, आम आदमियों के लिए लाभप्रद है, इसलिए विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए वो अनर्गल बातें कर रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने बजट को महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की संकल्पना वाला बजट बताया और उन्होंने कहा कि कठिन समय होने के बावजूद गांव की दशा को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारी भरकम बजट ग्रामीण स्तर को सुधारने के लिए दिया गया है।
देश का आज आम बजट पेश किया गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी मौजूद हैं। मोती सिंह जी, आज बजट पेश किया गया है, हर सेक्टर को राहत देने की कोशिश की गई है। इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों को कितना फायदा होगा इस बजट से? देखिए, असाधारण परिस्थितियां देश में थीं। उन परिस्थितियों में भी अकल्पनीय सकारात्मक बजट प्रस्तुत हुआ है और इन परिस्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही साहस कर सकते थे, सोच सकते थे और उनके दूरदृष्टि का यह परिणाम है कि श्रेष्ठ, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद से जुड़ा जो बजट आया है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना मोदी जी ने की। इस देश की जनता का उसमें सहयोग मिला, अनुकूलता मिली, वातावरण मिला। स्वदेशी और स्वावलंबन को उनकी सोच की प्राथमिकता थी। ग्राम स्वराज एक कल्पना थी महात्मा गांधी की। हमारे यहाँ जब एसडीजी गोल की एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी की कृपा से 36 घंटे की एक रेगुलर बहस हुई थी। उस बहस में WHO ने जितने 18 बिंदु उसमें तय किए थे, उसमें गरीबी उन्मूलन और ग्राम स्वराज उस प्राथमिकता में था। उस पर हमने 36 घंटे चर्चा भी की थी। उस पर बड़ी मजबूत कार्रवाई हुई है इस बजट में और 17% उसका अंश जो बजट का है वो ग्राम्य विकास के लिए है, ग्रामीण विकास के लिए। और अगर ग्रामीण विकास हमारा मजबूत हुआ, जो मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत होता चला आ रहा है, तो शहरीकरण की ओर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कभी कभी आकर्षित होते हैं, उस पलायन को रोकेंगे, उस शहरीकरण को रोकेंगे और गांव को उन सुविधाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत की कल्पना को हम साकार करेंगे। सर, ग्राम जीवन की स्थिति को सुधारने के लिए इस बजट में विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। जैसा कि कोविड महामारी आई थी, इसके बावजूद प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बड़े पैमाने पर आवास दिए गए। ये कैसे संभव हो पाया? मैंने कहा ना कि उनकी सोच और उनके मजबूत और दृढ़ निश्चय से संभव हुआ। यही संभव नहीं है। 6,10,000 आवास प्लस की सूची से हम दे रहे हैं। 1 लाख करीब वो भी प्रोग्रेसिव हैं, उनको भी स्वीकृत हमने कर दिया है। और 32 से 33 लाख आवास हम उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी के निर्णय के अनुरूप और मुख्यमंत्री जी के सहयोग के कारण, उनके नेतृत्व के कारण हम 22 तक सभी ऐसे पात्र जिनके पास पक्की छत नहीं है, उन्हें हम आवास देंगे। आवास के साथ अन्य सुविधाएं देंगे। उज्ज्वला योजना में मुफ्त कनेक्शन देंगे, गैस का कनेक्शन देंगे। हम उनका राशन कार्ड बनवाएंगे, उन्हें गोल्डन कार्ड देंगे जो स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत होगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मेकआउट करने की बात प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की सोच उत्तर प्रदेश के नेटवर्क को लेके हुई थी। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बना सकें, उस दिशा में भी आज जो बजट पेश हुआ है वो उस संकल्प की पूर्ति को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज वित्त मंत्री ने जब बजट पेश कर रही थी तो यह साफ किया कि MSP लागू रखी जाएगी। इसके बाद भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या किसानों को अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए या नहीं? मैंने कहा कि MSME हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में था। आज आपने देखा पहली बार किसी बजट पर सेंसेक्स में इतनी मजबूत उछाल आई है। ये हमारे इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करता है और हमारी आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक सोच को बल देता है। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना एक परेशानी थी, हमने स्वदेशी टीके का इजाद कराया प्रधानमंत्री जी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में कोरोना से संघर्ष और कोरोना को हराने की दिशा में अपने कार्यक्रम बनाए, जिस पर हमने कार्य किया। और आज इस बजट में
वैक्सीनेशन के लिए मैं समझता हूँ 35,000 करोड़ शायद की धनराशि, हाँ 35,000 करोड़ की धनराशि इसमें इंगित की गई है। कितना बड़ा निर्णय है कि जैसे हमने किसानों का ऋण माफ किया उत्तर प्रदेश में, जैसे हमने किसानों के लिए उनकी आय को दूना करने की रूपरेखा हमने बनाई। 2022 तक किसानों की आय हम दूनी करेंगे इसलिए करेंगे कि हमने गांव को अपना विकास का मूल मंत्र माना। मेड़बंदी की, बेटर सॉइल कैसे इंश्योर हो उसका हमने ट्रीटमेंट किया। हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट किया। स्वदेशी का जो मंत्र था प्रधानमंत्री जी को, उसको हर क्षेत्र में लागू किया। लागू ही नहीं किया, उसमें कामयाबी है। ऑर्गेनिक बेस जो प्रोड्यूस है, जहां हमने यील्ड को बढ़ाया, अपनी सॉइल क्वालिटी को बढ़ाया, वहीं पर इंटरनेशनल मार्केट में केमिकल फर्टिलाइजर के ग्रेन में और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ग्रेन के दाम में बड़ा अंतर है। ऑर्गेनिक को अप बहुत मिला। तो यही प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र था। तो आज के बजट में वो भी रिफ्लेक्ट हुआ। सर, स्वदेशी ही हमारी कल्पना है। नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी ने कहा है ये जो बजट पेश किया गया है ये आम आदमी का बजट नहीं है, ये कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का ये बजट का है। अब राम गोविंद जी बहुत ही वरिष्ठ हैं और मेरे मित्र भी हैं। उनकी सोच पर मुझे बड़ा अफसोस है कि इतना परिपक्व और इस आयु के राजनेता की समझ में यह बजट नहीं आया, कि मेरे लिए बहुत दुख का विषय है। मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूं। मैं चाहूंगा कि वो डाउनलोड करा लें पूरे बजट को जो आज हमारी वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, और उसको पढ़ने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा। और मैं समझता हूं कि उसके पढ़ने के बाद अगर वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की बिना सराहना किए वो शायद उन्हें नींद नहीं आएगी। और मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की भी सराहना करें, वित्त मंत्री जी की भी सराहना करें, और इस देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए एक अभूतपूर्व प्रस्तुत बजट की भी वो सराहना करेंगे, खुद भी करेंगे, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी उस बजट को पढ़ के मोदी जी के संकल्प और मोदी जी की दूरदृष्टि के को फॉलो करेंगे और उनके अनुयायी बनेंगे और उनकी प्रशंसा में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपसे कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष ने अभी ये बजट की कॉपी नहीं पढ़ी है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज लखनऊ। और बजट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने निराशा जाहिर की है, और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सुनते हैं। आजादी के बाद सबसे खराब गरीब विरोधी अगर बजट किसी ने दिया है तो मोदी सरकार ने अभी तक दिया है, और मोदी सरकार का सबसे खराब बजट आज आया है। मोदी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पर इस बजट में बेचने के अलावा कुछ नहीं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, जो सरकार की मदद करता है, जरूरत पड़ने पर देश की मदद करता है, वहां 74% विनिवेश विदेशी होगा। बेच दिया आपने विदेशियों का हाथ। सबसे खतरनाक जो है वो है सैनिक स्कूल जो खोले जाएंगे, उसमें आपने एनजीओज की एंट्री दे दी है, आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है उसका। यानी रक्षा के लिए जो वहां से लोग निकलेंगे, क्या इससे बड़ा गलत कदम कोई नहीं हो सकता है। तीसरा सबसे बुरा जो हो रहा है वो जो घाटा 6.5% का उन्होंने दिखाया है, ये कहाँ ले जाएगा देश को। चौथा, आज वक्त की आवश्यकता थी कि चीन ने लद्दाख में घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, रक्षा बजट में बढ़ोतरी करो, वो नहीं। पांचवा, मिडिल क्लास का आदमी, मध्यम श्रेणी का आदमी, नौकर पेशा आदमी, वो चाहता था कि स्लैब कम हो इनकम टैक्स का, नहीं। किसानों का कर्ज माफ हो, नहीं हुआ। कुल मिलाकर इस बजट से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी।
मोदी सरकार के इस बजट ने एक बार फिर देश के कमजोर मध्यम वर्ग, खेती करने वाले किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे उद्योगपतियों को निराश किया है। इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी, कोई रास्ता नहीं। कृषि पर क्या काम करेंगे, कोई रास्ता नहीं है। रोजगार कैसे देंगे, रियल एस्टेट को दोबारा कैसे स्थापित करेंगे, इस पर कोई फोकस नहीं किया गया है। हाँ, देश में बची कुछ चीजें, बिजली, सड़क, एयरपोर्ट कैसे बेच सकते हैं, बेचने का जरूर प्रस्ताव है। ये बजट देश की 90% आबादी को निराश करने वाला बजट है। केवल 10% लोगों के लिए काम किया गया है बजट में। इससे खराब कोई बजट नहीं हो सकता। पुराने बजट की तरह यह बजट है, केवल कवर बदला है, पन्ने वही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।